हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर आ गया है अपनी एक नई वीडियो लेकर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा टेंथ क्लास की साइंस। मैं लेके आ गया हूं विज्ञान। जैसे मैंने आपके लिए मैथ्स इजी कर ली, वैसे ही आपके लिए अब हो जाएगी साइंस भी इजी। इस वीडियो के अंदर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो जो आएगी इसमें मैं चैप्टर 1 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों को सेपरेट करना जरूरी था। इंग्लिश में मैथ्स हो सकती है, लेकिन साइंस को दोनों को एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने दोनों को सेपरेट किया। तो इस वीडियो के अंदर हिंदी मीडियम के विज्ञान के विद्यार्थी आ जाओ, नोट्स भी मिलेंगे और आपको वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, अब आपका काम हो जाएगा इजी। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा जीनियस क्लासेस की एडवर्टाइज तो जरूरी है बच्चों। ठीक है, कक्षा 10 ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ना। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा देख लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहना। ठीक है, चलो जहां पर जो लिखने की जरूरत पड़ेगी बताता रहूंगा। क्या नाम है चैप्टर का? बोलते जाओ, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? चैप्टर का नाम से स्टार्ट करते हैं कि जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है। किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होता है, किसी प्रकार होता है दो प्रकार। कौन कौन सा? पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। देखना, जैसे क्या बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात वापस पदार्थ को उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जब पदार्थ को किसी अवस्था में बदलने के बाद उसको वापस उसी अवस्था में बदल सके तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है और उस पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो, तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? पहला भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी अवस्था में बदलने के बाद उसको वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए और उसको वापस उसी अवस्था में प्राप्त करना पॉसिबल, संभव नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलो दोनों परिवर्तन हमने समझ लिए, दोनों का अंतर समझ लिया। आगे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक या उससे अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, एक या उससे अधिक पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। क्या बोल रहा है ये कहना चाहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसमें अलग अलग रासायनिक गुण हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ओके, आगे देखना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जो भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो पदार्थ भाग लेंगे उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ बन जाता है, जिसका निर्माण हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। समझ में आया? मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया होने के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते, देख लेना। जैसे हम जल का निर्माण देखते हैं, 2H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? जल का निर्माण कर रहा है, 2H2O। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? जो भाग ले रहा है ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। जो पदार्थ बन गया H2O, 2H2O बन गया, क्या कहलाएगा? ये उत्पाद। समझ में आया? समझ में आ गया? जो पदार्थ भाग ले उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। जो बन जाए निर्माण के बाद उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे देखते हैं। इन्होंने वही चीज समझाई हुई है ना, भाग लेने वालों को वही पदार्थ का निर्माण होता है। जल का क्या सूत्र है? H2O। ठीक है, वही सारी चीजें समझा रखी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये पढ़ लिया हमने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलो देखना आगे, आगे पढ़ते हैं हम। रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखना। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ये।
चलो एक एक टॉपिक आराम से एक एक चीज समझेंगे, देखना। अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वापस देख लो कि ऐसा पदार्थ जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और उसे उसी अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। आगे देखना, अब क्या करेंगे, देखो इसके क्या क्या गुण होते हैं, देखना रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण, ये याद रखना है ना, लिखने काम आएगा। चलो पहला पॉइंट, इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है इसके अंदर? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। वही परिभाषा का पॉइंट वापस आ गया है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं है। ये भी वापस कहां से आ गया? उसी के अंदर परिभाषा से ही गुण बन रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए सेम। तीसरा, यह एक अस्थायी नहीं स्थायी परिवर्तन है। स्थायी मतलब फिक्स, एक बार होने के बाद उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, मतलब भौतिक वाला अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। चलो तीनों पॉइंट उसी से बन गए। चौथा, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये तो पता ही है कि दो अभिकारक मिलकर या दो या अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट एकदम इजी थे, ये इसके गुण हो गए। आगे देखना, उदाहरण क्या समझाया, देखना। जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध पॉसिबल नहीं है। लोहे पर जंग लगना, क्या है? लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखना, और क्या दे रखा है कि वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, ये भी ठीक है। अंगूर के रस का किण्वन भी क्या है? एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना, कच्चा पक रहा है, बदल गया, अब उसको कच्चा नहीं पॉसिबल है, बस समझ में आ गया। हमारे शरीर में भोजन का पाचन क्रिया, पचना, वो भी क्या है? एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन। और हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हम उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है? एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो चलो आगे करते हैं। ये पढ़ लिया हमने रासायनिक परिवर्तन। आगे है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है? तो ऐसे 4 तरीके हैं, ठीक है, 4 तरीके। कौन कौन से? तो देखना कि जब भी अभिक्रिया हो तो उसके अंदर कुछ होना चाहिए, कुछ चिन्ह होना चाहिए जिससे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो ऐसे 4 क्या है? सबसे पहले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा सबसे पहले? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्था है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो जाए, नीले से लाल हो जाए, ऐसा रंग बदले तो क्या हो जाएगा? उसमें भी क्या पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तीसरा, गैस का निष्कासन, गैस निकलना, कोई गैस निकले तभी क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। और ताप में परिवर्तन, उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, उसमें भी अगर कोई बदलाव होता है तो उससे भी क्या हो सकता है? पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ये 4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये क्या है? इसके पहचान, आइडेंटिफाई करने की तरीके। समझ में आया अभी तक? सारी चीजें रिमाइंड हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना आगे क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अभी इसमें हम केवल ये पढ़ेंगे कि किसी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता है संतुलित करने का, बैलेंस करने का। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 100% आपको सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं केवल इस चैप्टर के अंदर थ्योरी लेके चल रहा हूं, उसका एक प्रैक्टिकल पोर्शन जो है मैं पूरी सेपरेट वीडियोस को बना लूंगा। 20 से 25 मिनट सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी क्या सिखा रहा हूं? केवल कि अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखना, ओके बच्चों देखना। ये तुझे मुझे अच्छे समझाना पड़ेगा क्योंकि बेसिक से लेके चल रहा हूं, जिसको आ रहा हो थोड़ा थोड़ा फास्ट करके देख सकता है, ठीक है। देखना, रासायनिक समीकरण। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने भाषा के रूप में बोल दिया कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या है? एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है इसे? एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? तो देखो, ये जो मैग्नीशियम होता है इसका होता है प्रतीक चिन्ह Mg। क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन O, ठीक है। अभी O2 वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, सिंपल से लिख रहा हूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। मिलकर दोनों क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कब? जब वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। समझ में आया बच्चों?
कैसे हो रहा है ये, अब देखना इसको कैसे प्रतीक चिन्ह में लिखा मैंने, मैग्नीशियम को कैसे लिखा Mg, ऑक्सीजन का क्या लिखा O2, क्या बनाया MgO2, क्या बना दिया MgO2। समझ में आया बच्चों। और ये जो भाग ले रहे हैं उनको अपन ने पहले ही पढ़ लिया, क्या कहते हैं अभिकारक, जो बन जाए अभिक्रिया क्या उसको क्या कहते हैं उत्पाद। समझ में आया बच्चों, सारी चीजें बेसिक से धीरे धीरे समझेंगे, आराम से देखना। वही चीज इन्होंने लिखी हुई है कि Mg और O2 क्या बना दिया, इनको लिखा ही नहीं, 2 भी है ना, MgO2। इस तरीके से प्रतीक चिन्हों में लिखना क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण, क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, देखना आगे हम बढ़ते हैं इसमें। चलो ये हमने सिर्फ सीख लिया, आगे देखना रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, उसके 2 भाग होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है, पर एक बात देख लो, अभिकारक और उत्पाद। क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अभिकारक। यहां किसने भाग लिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया था, इसलिए वो क्या हो जाएंगे अभिकारक। यह भी हमने देख लिया है। अभिक्रिया के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो यहां किसका निर्माण हुआ था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। तो समझ में आया बच्चों, आराम से देख लो बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। यहां से थोड़ी चीजें एक तो बेसिक से भी बता देता हूं, दाएं बाएं क्या होता है, किसी को नहीं पता हो तो देख लो। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता ना जीरो से, उसको दिक्कत आती है। देखना रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यह भी हमने समझ लिया। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है। बाईं मतलब ये बी मतलब बाया है ना, किसी को भी कंफ्यूजन होती है, बी मतलब बाया, मतलब इस तरफ बाएं तरफ क्या होता है अभिकारक और उस तरफ दाएं तरफ क्या होता है उत्पाद। ये हमने अभी सीख लिया था, अभिकारक होता है और दाएं तरफ क्या होता है उत्पाद, और इन दोनों के बीच में क्या होता है एक तीर का निशान। क्या लिखा है, और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया। किनके बीच में, अभिकारकों के बीच में कोई चिन्ह है यहां पर, उनके बीच में क्या लगाया जाता है प्लस का चिन्ह। और इसी प्रकार दाईं ओर कौन होता है उत्पाद, ये लिख दिया मैंने उत्पाद, और उनके बीच में भी क्या होता है प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब इसमें भी अगर 2 उत्पाद बन रहे हैं तो उनके बीच में क्या लगाया जाएगा प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, चलो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है ना, देख लो आराम से, देखना जैसे इधर क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे अभिकारक, इनके बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, और ये किस तरफ है बाईं ओर, इन दोनों के बीच में क्या आएगा एक तीर आएगा। ठीक है, और दाईं तरफ क्या आएगा उत्पाद, क्या आएगा उत्पाद, और उन दोनों के बीच में भी क्या आएगा प्लस का चिन्ह, और ये किस तरफ होता है दाईं तरफ, बी बाया डी दाया, है ना, ये कंफ्यूजन दूर रखना बाया और दाएं की। ठीक है, Zn जिंक और H2SO4 मिलकर क्या बना रहा है ये ZnSO4, और H2 हट गया यहां से। ये आगे पढ़ोगे कि अभिक्रिया किस वजह से हो रही है। यहां से H2 को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाया है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा रहा है, ये सब आगे पढ़ोगे किस वजह से ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, अभी केवल देख लो कि किसको दाएं लिखना है किसको बाएं लिखना है, क्या आएगा वो सारी चीजें बेसिक पढ़ ली अपन ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, चैप्टर को बढ़ाते आगे। ये आगे हम अभी वही असंतुलित करना वगैरह सारी चीजें, संतुलित करना, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सीधा अगला टॉपिक, मेन टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में आता ही रहता है, वो हम पढ़ेंगे। क्या कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस पे क्वेश्चन लगभग बोर्ड में अभी तक आता ही है, 90% क्वेश्चन इसके अंदर से ही आता है। तो हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है, 90% इसी में सिलेबस खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का। ठीक है, देखना सबसे पहले देखना प्रकार कौन कौन से, देखो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है संयोजन अभिक्रिया, क्या नाम है पहला संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन, और पांचवा उपचयन और अपचयन, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये दोनों मिला के एक और अभिक्रिया बनाते हैं जिसका नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये 6 हो जाएगी, छठी कौन सी हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके अलावा 7वां हम और पढ़ लेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वो टाइप नहीं दे रखा लेकिन वो इसी के अंदर का एक भाग है, तो वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, सारी चीजें मैं कंप्लीट करूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो अपन कौन सा स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। देखना कि ऐसी अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जब
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है वो? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? वो क्या कह रहा है? दो मिलकर एक बनाएंगे, जुड़ेंगे। यहां क्या हो रहा है? जोड़ा बन रहा है, एक और एक, दो एक बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में तुमको आ रहा होगा, मुझे पता ही है। ठीक है, देखना। तो ये कहना चाह रहा है जैसे कि एक ए है और एक बी है, तो क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं, दोनों की जोड़ी बन रही है, ए और बी मिलकर ए बी बन गया। उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। ठीक है, समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा, ऐसी चीजें तुम जल्दी समझते हो। ठीक है, देखना बेटा, एक एग्जांपल से समझते, देखना। ये है CaO। अभी किसी को चीजें नहीं समझ तो आराम से वो धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, देखना। CaO, Ca होता है कैल्शियम का। किसका होता है? Ca, कैल्शियम का। O ऑक्साइड वाला एक साथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO मिलकर प्लस क्या है? H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो चीजें मिलकर एक बन गई तो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? इसके अंदर सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हो कि जैसे C+O2 मिलकर क्या बन गया? CO2। समझ में आया कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के अभिक्रिया करने पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ऐसे इजी एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, देखना, हमको तो याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और जल का होता है H2O, तो मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये Sl, ये AQ वगैरह क्या है? S मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मतलब ठोस। क्या होता है? ठोस। ठीक है, ये L मतलब लिक्विड, द्रव। ये AQ मतलब एक्वस, मतलब जलीय विलयन। क्या होता है? जलीय विलयन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखे हैं, ठोस, द्रव, जलीय, है ना सर, सारे पढ़ रखे हैं, वो रिमाइंड नहीं होता है ना। देखना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला याद हो गया हमको? कि CaOH²। किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका और क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला पूछ ले कि बुझे हुए चूने का क्या फॉर्मूला है, तो CaOH²। समझ में आया बच्चों? आराम से समझ गए। पहली अभिक्रिया, दोनों मिलकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जोड़ी बना ली है। ठीक है, आगे देखना बच्चों, आगे कर रहे हैं हम क्वेश्चन क्या, सॉरी, चलो इसके टाइप्स के अंदर पहला पूरा भी खत्म नहीं हुआ ना, पहले के अंदर पर पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेना आराम से। अब इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ वही चीजों को बस। चलो, जैसे हमने यहां क्या सीखा कि CaO और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। जल मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। वैसे देखो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH²। इसका उपयोग क्या होता है? बुझे हुए चूने का। तो इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु की उपस्थिति CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। और इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। देखना क्या कह रहा है वो, देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करती है? वायु की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से ये अभिक्रिया कर लेती है और किसका निर्माण करती है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। और कौन सी गैस निकल जाती है वहां पर? कौन सा और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, जो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और किसका निर्माण करता है? साथ में जल का। जल मतलब ये वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? कब करता है? वायु की उपस्थिति में। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संयोजन के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, देख लो, है ना। ये उदाहरण याद रखने, ये सीधा का सीधा 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, 1 नंबर पूछते हैं कि कोयले के जलना कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। जल का बनना भी क्या है?
संयोजन अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना क्या है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। और जंग का लगना या फेरस ऑक्साइड का बनना, यह भी क्या है, एक तरीके की संयोजन अभिक्रिया है। इसके साथ में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इन अभिक्रियाओं के आप रासायनिक समीकरण बताइए, तो हमको वो भी याद करने पड़ेंगे। हाँ, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखना, कोयले का जलना, तो कार्बन प्लस O2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। C प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2। शेष क्या है, सॉलिड। G क्या है, गैस। G क्या है, गैस। समझ में आया, याद रखना है, ठीक है, सब लिखना पड़ेगा। C प्लस O2 क्या बना दिया, CO2। किसका है, कोयले का जलना। जल, पानी, पानी, पानी आ गया अपना, ठीक है। 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है, H2O, ठीक है। हालांकि इन्होंने मैचिंग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, ठीक है। चलो, पर ठीक है, संतुलित नहीं समझ एक बार ऐसे याद रखो। चलो आगे देखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का हो गया S और O2 क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जंग का लगना, और क्या बोलते हैं इसको, फेरस ऑक्साइड का बनना, फेरस, है ना, वही S प्लस O2 क्या हो जाएगा, SO2, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे करें बच्चों, देखते रहना एक बार, ठीक है। 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूं, 1 मिनट बच्चों, है ना। हालांकि ये गलत लिखा है, जैसा लग रहा है ना, फेरस का तो Fe होता है ना, Fe आएगा ना, ठीक है, याद रखना, ये काट देना। चलो ठीक है। चलो आगे देखना, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलो ऊष्मा, ये इसके बीच में कैसे आ गया, अपन ने कौन सा पढ़ा, पहला संयोजन पढ़ा, उसके अंदर ही सारी चीजें चल रही है। अभी वियोजन अपन ने स्टार्ट नहीं किया है, उसके अंदर सारी चीजें एक एक पढ़ी जा रही है। चलो ये देखना, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2। कौन कौन सी, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ऊष्मा के आधार पर पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है। देखना, मैं यहां लिख देता हूं, ये शोषी का शॉर्टकट लिखना बहुत जरूरी है ताकि तुमको याद हो जाता है ना, इसमें याद नहीं आता है कि इसमें अवशोषित क्या है। देखना, ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकल जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा निकलना क्या हो कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषित होता है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषित अभिक्रिया। शोषण मतलब ये लास्ट का शोष, याद रखना, शोषी से शोषण, याद रहेगा तुमको ये चीज, याद रखना, शोषी का शोषण, कि ऊष्मा शोषी के अंदर ऊष्मा का शोषण होता है और उसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। याद हो गया होगा, है ना। चलो आगे देखना, कुछ एग्जांपल इसके देख लो, कि CH4 प्लस 2O2 मिलके क्या बनाएंगे, CO2 और 2H2O, ठीक है, समझ में आया। CH4 प्लस मिलकर 2O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस 2H2O। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। देखना, मेथेनॉल उसकी अभिक्रिया हो रही है, इसलिए, ठीक है। देखना कि श्वसन भी एक तरीके के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। पाठ्य पुस्तक के अंदर क्वेश्चन है कि श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। क्या कह रहा है कि हम जब सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तब कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है, ऊष्मा को छोड़ती है। समझ में आया, इस वजह से श्वसन की क्रिया भी क्या है, एक तरीके की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। चलो आगे देखना, तीसरा उसने बताया कि साग सब्जियों का या सड़े गले घास या पेड़ के पत्तों का विघटन होकर जब कंपोस्ट बन जाता है, तब भी क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, निकलना होता है। कब, जब साग सब्जियां, सड़े गले घास फूस या पेड़ के पत्ते, ये सब विघटित होकर क्या बनते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। समझ में आया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीनों याद हो गए। चलो देख लेना आगे बढ़ते हैं हम। ऊष्माशोषी, ये पढ़ लिया हमने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण इसके देख लेते हैं। चलो, इसका उदाहरण लिखा हुआ, एक क्या लिखा हुआ, BaOH स्क्वायर प्लस 2NH4Cl क्या कर रहा है, Ba के साथ Cl2 चला गया और NH4 के साथ OH चला गया।
ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से आदान प्रदान होगा, इसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अभी तुम पढ़ोगे आगे ना। चलो, ये हो गया किसका उदाहरण, ऊष्मा शोषी का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलो आगे देखना। दूसरा हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, चलो दूसरा हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एकदम अच्छा टॉपिक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, क्या नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहने में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, पर देखना चलो। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या टूटकर या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकारक टूटकर, वियोजित होकर या विघटित होकर, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। नाम से पता पड़ रहा है अपघटित हो रहा है, वियोजित हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है वो, इसके अंदर ये कह सकते हैं कि पहले से जोड़ी बनी हुई है, हाँ पहले जोड़ी हमने जोड़ी बनाई, अब हम ही जोड़ी तोड़ेंगे, देखते जाओ। ए बी एक जोड़ी है, तो ए अलग हो गया और बी भी अलग हो गया, समझ में आया। जब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके तीन प्रकार है, जो तीनों को हमको याद रखना है। ठीक है, पहला है इसका ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन की ऐसी वियोजन की क्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है या ऊष्मा के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको, ऊष्मीय वियोजन। ऐसी वियोजन की क्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती हो, और ऐसी ऊष्मा जो विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, ऐसी ऊष्मा जो विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत वियोजन। विद्युत में विद्युत लिखना है, ऊष्मीय में ऊष्मीय लिखना है। प्रकाशीय वियोजन, ऐसी वियोजन की क्रिया जिसमें ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, तो वो प्रकाशीय। विद्युत के द्वारा विद्युत वियोजन, जो ऊष्मा के द्वारा ही हो, वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तीनों प्रकार भी याद हो गए होंगे, है ना, ऊष्मीय, विद्युत और प्रकाशीय। ओके बच्चों, देखना इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, वो हमको याद रखने हैं, क्योंकि दूसरी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। चलो देखो अभी हम ब्रेकअप करा रहे, देखते जाओ, टुकड़े करा रहे बच्चों, टुकड़े है ना। चलो देखना आगे, FeSO4 क्या है, FeSO4 क्या कर रहा है, ये पहला टुकड़ा हो गया Fe2O3, सल्फर ऑक्साइड भी अलग निकल गया और ये SO3 भी अलग निकल गया। समझ में आया कि जब ये टुकड़े हो जाए इनके, एक से तीन बन गए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिले, तो क्या हो जाएंगे, वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaO प्लस CO2 में टुकड़े हो गए उसके, देखो ऊष्मा के द्वारा, तो यह लिखना है और ऊष्मा का बनाना है, ऊष्मा लिख के ऐसा चिन्ह भी बनाना है। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या है, विद्युत वियोजन, जो विद्युत के द्वारा हो। तो इसमें देखो जल H2O, तो क्या हो रहा है इसमें, H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। समझ में आया। चलो तो उस पर क्या लिखना है, विद्युत, यहां पे क्या लिखना है, ऊष्मा। प्रकाशीय वियोजन 2AgCl, ये इंपॉर्टेंट है ना, 2AgCl के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 2Ag और Cl2, ऊपर क्या लिखना है, सूर्य का प्रकाश। तीनों देख लो, याद हो गए, टुकड़े हो रहे हैं उसमें, है ना। चलो तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं आगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। चलो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील तत्व वाले को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अभी समझाता हूं, अभी तुम समझ जाओगे, देखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। कोई तेज व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को उसके यौगिक से हटा देता है। समझ में आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा होगा, अब तो बिल्कुल आएगा, है ना, देखते जाओ। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भी मैं लाके रहूंगा, है ना, देखते जाओ। अभी लाता हूं का इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट कहां लगता है नहीं लगता सब पता है मुझे ना। चलो देखना क्या कहना चाह रहा है, ये देखो, ये आ गया अपना। चलो कि जैसे क्या कह रहा है वो, कि Fe प्लस CuSO4 की फेरिक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है,
तो ये जो है वो क्या है, तेज वाला अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो क्या कर रहा है, इस कमजोर व्यक्ति को जो पहले से इससे जुड़ा हुआ है बेचारा, ये जो कम क्रियाशील वाला है कमजोर, वो क्या हो रहा है, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इससे जुड़ जाएगा और इसको भगा देगा, हटा देगा। तो FeSO4 इससे जुड़ गया और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? 100% आया होगा। तुमको ऐसी चीजें 100% नहीं 200% समझ में आती है ना? बिल्कुल आती है ना? बिल्कुल आती है। तो Fe तेज है, अधिक क्रियाशील वाले ने Cu कॉपर को, कमजोर वाले क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, हटा दिया और SO4 के साथ क्या बना दिया, फेरम सल्फेट का निर्माण कर दिया। समझ में आया? समझ में आ गया? आराम से देख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ये सारी चीजें समझाई हुई है ना कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब तो तुम इनको समझाओगे ना कि अब तो हमको आ गया है ना कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ये अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। और क्या किसका निर्माण कर देता है? ये बताओ किसका निर्माण करता है? लास्ट में फेरम सल्फेट का निर्माण करता है। इसमें क्या बताया कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है नीला होता है, लेकिन अब वो परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, नीले से भूरा रंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर हटने से क्या हो जाता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है और नीले से भूरा हो जाता है। ठीक है, याद रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ऐसे एग्जांपल तुमको वैसे अच्छे लगते हैं। जिंक और CuSO4, वापस जिंक ने Cu को हटाया और अभिक्रिया किसके साथ कर ली, SO4 के साथ, और Cu बेचारा वापस अलग हो गया। कॉपर सल्फेट इसका निर्माण हो गया, जिंक सल्फेट। एक और ले लेते हैं PB लेड, कि PB ने CuCl2 के साथ अभिक्रिया की तो क्या हो गया, वापस बेचारा कॉपर अलग हो गया और वो अलग हो गया और Cl2 ने इसके साथ अभिक्रिया कर ली, क्रिया कर ली। ठीक है, समझ में आया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया बच्चों समझ में आया? आया ना? समझ में आया होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या किया था, दो लोग जुड़कर एक बने थे, क्या हुआ था फिर, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या पढ़ा अपन ने, दो वापस अलग अलग हो गए। तीसरा क्या पढ़ा अपन ने, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कर रहा है कि पहले कोई तेज व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को हटा देता है और अभिक्रिया कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन, जो तो मार्केट में पढ़ना जरूरी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आदान प्रदान चलता हो, उसको क्या कहते हैं, जब एक साथ दो विस्थापित हो, विस्थापन हो, क्या कहते हैं उसको, द्विविस्थापन। इस वाले में तो क्या हो रहा है, तेज कमजोर को हटा रहा है, लेकिन उस वाले में क्या होगा कि दोनों का एक्सचेंज ऑफर होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, देखना इसके आगे। चलो समझ में आ रहा होगा है ना बच्चों? तुम और मैं, हम दो ही संस्कारी है इस दुनिया में, है ना? चलो देखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो ना एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया, देखो आराम से देखो क्या दिया है कि AB है इनकी जोड़ी और एक है CD, इनकी भी एक जोड़ी है, लेकिन AB है टूट गए और A किसके साथ चला गया, D के साथ, B किसके साथ चला गया, C के साथ। तो क्या बन गया, एक तो बना AD क्योंकि A D के साथ और B C के साथ। समझ में आया? जब आयनों का आदान प्रदान हो जाए ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर समझ में आ गया है? हाँ मुझे पता है, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखना, Na2SO4 और BaCl2 क्या हो रहा है इसमें, देखो Na2 का चला गया वापस, ये चला गया Cl2 के साथ और ये SO4 चला गया Ba के साथ। क्या बन गया, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना, BaSO4 और 2NaCl। याद क्या रखना है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। धीरे धीरे अभिक्रिया याद हो जाएगी, अभी एक साथ देखते ही याद नहीं होने वाली। अभी बहुत सारे बच्चों को ये कठिन भी लगेगा कि क्या है NO2 वगैरह, धीरे धीरे ये हैबिट में आएगी। ठीक है, टेंशन में मत लेना, और टेंशन तुम वैसे ही नहीं लेते हो, उल्टा टेंशन इस बात की कि तुम में टेंशन है ही नहीं, है ना? तुम और सुखी हो, हम और हमारे तुम्हारे माँ बाप टेंशन में। ठीक है, देखना फिर आगे NaOH और H2SO4। Na चला गया SO4 और OH का चला गया H2 के साथ। ठीक है, Na2 और SO4 प्लस H2O। समझ में आया? एग्जांपल NaCl, Na का चला गया NO3 के साथ, Ag का चला गया Cl के साथ, तो NaNO3 बन गया और Ag
Cl बन गया। समझ में आया? ये इस तरीके दो और लिखे हुए, 2 3 4 याद रखना, जितने याद हो सके, ठीक है। इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है? समापन। अंतिम अब इसमें अभिक्रिया पढ़ रहे 5वीं, बाकी 2 एडिशन और पढ़ा दूंगा, ठीक है, देखना। 5वां है उपचयन और अपचयन। क्या है? उपचयन और अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन कम हो, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सर ऐसा कब कैसे हो रहा है? ये देख लो, अभी बता देते हैं। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कैसे? ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए कि C+O2 क्या बना रहा है? CO2। जब ऑक्सीजन जुड़ गया इससे, ऑक्सीजन वृद्धि हुई, बढ़ा, तो क्या हो जाएगा? उपचयन। यार सर ये तो कोई और भी देखा था। हाँ चलो, क्लिक तो हुआ तुमको। कहां देखा? संयोजन अभिक्रिया के अंदर। और क्या लिखा था? कोयले का जलना, C+O2 CO2। ऐसे याद रखना है। अगर तुमको इस तरीके से रिमाइंड नहीं हो रहा है तो खींच के 2 झापट मारना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हो गई, इसमें और पढ़ लेते हैं। और P4 + 5O2 क्या बना रहा है? 2P2 और O5, ठीक है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है उससे। दो एक एग्जांपल और अच्छा है, क्या है कि 2Cu + O2 क्या बना रहा है? 2CuO, कॉपर, और जुड़ गया कॉपर O2 के साथ, क्या बन गया ये? कॉपर ऑक्साइड। चलो ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया। काफी है 2-3 उदाहरण, इतना जरूरत नहीं है। चलो, एक ये कह सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास कैसे हो रहा था, ये देखो। H2S का L2 के साथ अभिक्रिया हुई तो H क्या हो गया? L के साथ चला गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है, कमी हुई है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का उपचयन का उदाहरण होता है, ठीक है। चलो, काफी इतना उदाहरण। अपचयन देखना। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अपचयन, कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए, हाइड्रोजन बढ़े और ऑक्सीजन कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो, जैसे CuO + OH2, CuO + H2, क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन हट रहा है यहां से और कहां जा रहा है? H के साथ। तो Cu अकेला हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ? यहां से हटा, रिड्यूस हुआ, कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, तो क्या हुआ इससे? अपचयन अभिक्रिया। और एग्जांपल देख लो इसका। वापस ZNO + C, O वापस हट गया, O किसके साथ चला गया? C के साथ, तो वो CO हो गया। तो वापस यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। और एग्जांपल H2S + Cl2, क्या हुआ है? ये H जो है Cl के साथ चला गया, तो यहां ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके साथ अभिक्रिया कर लिया और S अलग हो गया। तो ऑक्सीजन कम हो और हाइड्रोजन बढ़े तो क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया? दोनों ही अच्छे हैं और इजी है ना। चलो आगे देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अच्छा कोई कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन एक साथ हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आया? कि जब पदार्थ में एक तरफ उपचयन हो तो दूसरी तरफ अपचयन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आया? दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। चलो ठीक है, इसके उदाहरण देखना जरूरी है। एक याद रखो अच्छे से। जैसे देख लो कि ZNO + C, तो O का चला गया C के साथ, ऑक्सीजन की यहां क्या हुई है? कमी हुई है। ऑक्सीजन की यहां क्यों हुई है? कमी हुई है इसका, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का ऑक्सीजन की कमी। क्या हो गया ये? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। और यहां से ऑक्सीजन जुड़ के इसमें जुड़ा है, यहां इन दोनों का जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? उपचयन। जब ऑक्सीजन में वृद्धि उपचयन और यहां पर ऑक्सीजन की कमी, तो ये क्या हो गया? अपचयन। समझ में आया? जब दोनों चीजें एक साथ में हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया बच्चों? इजी है एकदम, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसी के अंदर ही अच्छी चीजें एक देखना कि अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब इसके अंदर और पढ़ना है, थोड़ा देखना। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। देखना कि अब ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है, तो देखना कि ऐसा पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, वो क्या कह रहा है? जो ऑक्सीजन को देता है, जो महान बनकर ऑक्सीजन को देता हो, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? जो ऑक्सीजन दे दे कि हाँ ले ले मेरे से ऑक्सीजन, तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं, भीग ले ले मेरे से, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है। क्या पढ़ा था अपने पहले में कि ऑक्सीजन, क्या पढ़ा था अपन ने? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, ठीक है, वही चीज है
कि जब पदार्थ उपचयन के लिए ऑक्सीजन जो देता हो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, और जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता हो, दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाएगा, जो एक चीज करता है वो कौन कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। धीरे धीरे भी एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। अवकारक क्या होता है, तो देखना, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कि जिसने दे तो दिया, जो प्राप्त करता हो, जो उसको हटने के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। या फिर क्या कह सकते हैं कि अपचयन के लिए हाइड्रोजन को क्या करता है, देता है। उसके अंदर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को हटाता हो वो, और इसके अंदर हाइड्रोजन को जो देता हो वो क्या कहलाएगा, अवकारक। दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें याद रखनी है। आराम से इसको डिटेलिंग में समझ लेते हैं, एक बार और देख लो। क्या कहते हैं कि ये जहां पे क्या कर रहा है, Cu क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलो, ऑक्सीजन देता है, तो Cu क्या हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकारक। Cu बड़ा महान है क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीकारक। और यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो, हट के उसके पास चला गया ना ये, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन यहां पर बड़ा है, क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए बड़ा है। जिसके पास गया है ये H जो है, इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, तो ये क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवकारक। ये चीज समझाई हुई, देखो कि COO कॉपर ऑक्साइड अपचयन होता है, तो क्या करता है, ये अपचयित पदार्थ है। अपचयित पदार्थ मतलब जो देता है, इसके अंदर उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकारक होता है। क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड ये जो है वो क्या है, एक तरीके का ऑक्सीकारक है। क्यों, क्यों है ये कॉपर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। और क्या है कि हाइड्रोजन जो जल है, जल में ऑक्सीकृत होता है, इस वजह से ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है, तो H2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये अवकारक। क्योंकि यहां पे O आके जुड़ गया, जो जिम्मेदार है, जो जोड़ी बनने का जिम्मेदार है, वो क्या कहलाएगा, अवकारक। समझ में आया, जो ये दलाल है, नहीं बेटा गलत बोल रहे हो, दलाल नहीं है ना, अपने साइंस की भाषा में आ जाओ, वापस आ जाओ, बुद्धि इधर लेके आ जाओ वापस। क्या कि जो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। और जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। ठीक है, इसमें ये बताया था, ठीक है, इसके अंदर वही चीजें बताई हुई है, वापस वही क्या बताया हुआ है, उपचयित पदार्थ बता रखा है H2, अपचयित पदार्थ बताया हुआ है, ठीक है, वही ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसके अंदर, CuO के अंदर, या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और ऑक्सीकारक कौन था, कॉपर ऑक्साइड था, क्योंकि ऑक्सीजन देता है। अवकारक कौन था, हाइड्रोजन था, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। ये चारों चीजें याद रखनी है, उपचयित पदार्थ ये, अपचयित पदार्थ ये। अपचयित क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, यहां पर, इसीलिए। चलो आगे करें, चारों चीजें याद रखनी है ना, एग्जाम्पल में भी लिख देना, अच्छा है, क्वेश्चन है ना, पूछते रहते बार बार ये। आगे अब मैं बताना चाहूँ, लास्ट दो टॉपिक बच रहे इसमें, कि हमारे दैनिक जीवन में, एक ग्लास पानी पी लो बेटा, है ना, देख लेना। लास्ट दो टॉपिक बच रहे, संचारण और विकृत गंधिता। देखना, उपचयन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी अभिक्रिया है हमारे आसपास, जिसके कारण धातुओं को क्या हो जाता है, या तो संचारण होता है धातुओं का, और खाद्य पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। क्या है विकृत गंधिता, आगे समझेंगे। विकृत गंधित हो जाता है, यहां किसका प्रभाव पड़ता है, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या है, पहला क्या है, धातुओं का संचारण होना, दूसरा खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता होना। दोनों याद रखना, उपचयन के प्रभाव, ठीक है। चलो आगे दोनों चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम संचारण। चलो देखना बेटा ना, संचारण इजी है, लास्ट दो टॉपिक। चलो देखना बेटा, संचारण ऐसी अभिक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी के कारण, हवा, जल और नमी के कारण वो अभिक्रिया करके किसी भी धातु की सतह संचारित हो जाती है या गलना हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी से अभिक्रिया करके वो धातुओं की सतह क्या कर देती है, सतह को क्या करती है, संचारित कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। देखना,
ये नोट लिखा हुआ है कि संसारण और जंग लगना अलग अलग बातें हैं ना, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संसारित हो जाती है, ठीक है। चलो देखना आगे, संसारण अलग है और जंग लगना देखना आगे। जंग लगने के कारण क्या हो जाती है, धातु की सतह संसारित हो जाती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। अब इसके बचाव कैसा बता दो हमको, अभी बता दो बेटा। चलो पहला जस्तीकरण याद रखना है, पहला क्या करेंगे, जस्तीकरण। दूसरा धातुओं की सतह को कलर करके, पेंट करके, लास्ट में धातुओं की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, ठीक है। तीनों याद रखने, जस्तीकरण और धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। यही सेम टॉपिक अब इस तीसरे चैप्टर में वापस आएगा, ध्यान रखना है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तीसरे चैप्टर में वापस आएगा क्वेश्चन, हाँ, धातु और अधातु चैप्टर है तीसरा, इसके अंदर वापस आएगा, ठीक है। याद हो गया, जस्तीकरण धातु की सतह को पेंट करके और धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, ठीक है। आगे बढ़ते लास्ट टॉपिक इसका ये विकृत गंधिता, तो इस क्लास के बचाव के ऊपर वगैरह पढ़ेंगे। संसारण पढ़ लिया। चलो कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल के कारण क्या होता है, भोजन में उपस्थित वसा और तेल के कारण जिससे उसका स्वाद और गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है और भोजन का खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। वो क्या कह रहा है कि भोजन के अंदर उपस्थित वसा और तेल का वायुजनित उपचयन, वायुजनित उपचयन होने के कारण उसका स्वाद और रंग, स्वाद और गंध बदल जाती है। इस कारण उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। चलो देखना क्या कह रहा है, एक घटना है विकृत गंधिता जो बहुत समय रखने के बाद तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। क्या कह रहा है वो, उपचयित होने के कारण उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है। चलो वसा या तेल दोनों में कुछ भी लिख सकते हो कि तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है। क्या करता है, खराब कर देता है। किसमें, तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि क्या हो जाते हैं, विकृत गंधित होने से खराब हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या होने से, ठीक है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और तीसरा, विकृत गंधित भोजन खाने योग्य भी नहीं होता है। तीनों चीजें ये याद रखनी है विकृत गंधिता के अंदर, ठीक है। समझ में आया, तीनों चीजें बता रही क्या, पहला क्या बताया, सब्जी वगैरह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरा, उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और तीसरा, ये खाने के योग्य भी नहीं रहता है। तो लास्ट इसका क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका बचाव, कि सर खराब तो हो गया, अब क्या करें, हमारा माल मटेरियल तो आ गया, अब कहीं करना रही हो, यो करना रही हो, देखो, ठीक है। देख लेना कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव, क्या बचाव है, पहला पॉइंट, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट, क्या डालना है हमको, एंटीऑक्सीडेंट डालना है जिससे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। क्या करना है, खा तो रही है, खा के तो हम रहने वाले हैं, तो क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर डालना है जिससे वो खराब ना हो। दूसरा, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इससे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। क्या कह रहा है वो, पैकिंग के समय नाइट्रोजन गैस को प्रयोग करे जिससे क्या कर सकता है, उसको बचाया जा सकता है। दो हो गए। तीसरा देखना, उपचयन की दर को कम करने के लिए क्या करता है, उपचयन के कारण वो खराब हो जाता है, तो क्या कह रहा है वो, उसको कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन, मतलब पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, वायु नहीं लगनी चाहिए, संपर्क में नहीं आना चाहिए। वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। क्या कह रहा है वो, वायु के संपर्क में उसको नहीं आना चाहिए ताकि वो खराब नहीं हो, ठीक है। चौथा, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा और प्रकाश से दूर रखना चाहिए। किससे, उष्मा, उषा नहीं, उष्मा, उष्मा और प्रकाश से दूर रखना चाहिए। समझ में आया, चौथा पॉइंट हो गया खत्म। पांचवा, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए उसकी दर को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज वगैरह को ठंडी चीजों में उसको क्या करेंगे, रखेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, थोड़े समय चल सकता है। समझ में आया पांचों पॉइंट, ठीक है, याद हुआ होंगे, इजी है एकदम, ठीक है। देखना, संतुलित कलर वाला बोल दिया था, ठीक है। एक अलग से इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, इस वीडियो के अंदर इसको समझ में भी नहीं आ पाएगा ये, ठीक है। इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा पूरी संतुलित करने की, और पूरा सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलो, और इसके अंदर कुछ बच रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ बच रहा हो तो साथ में इसी वीडियो में समझा देता हूं, ठीक है।
केवल एक संतुलित करना अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। कौन, ये जैसे कौन सी सोडियम और कैल्शियम भी बता रखा है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। कौन, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब ये खुले में रहती है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और किसका निर्माण कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यह परत काफी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है और धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकता है। क्या कह रहा है वो, इसलिए उसको रेत पर क्या किया जाता है, साफ करते हैं, रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है और उसको रोका जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कुछ है तो नहीं यार, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो इसमें बता दो रही हूं, फिर केवल एक ही कुछ ही बचे इसमें। सफेदी करने के लिए क्या काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड अपन ने पढ़ा था। ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें ना। इसका सूत्र CaO, ठीक है, याद रखना। चलो ये याद हो गया। और क्या है, ऊपर दिए गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया होती है, अपने पढ़ लिया था। CaO का क्या होता है, निर्माण होता है क्या, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। ये सब तो ठीक है, सारी चीजें पढ़ ली है सारी चीजें ना। चलो क्या कह रहा हूं, CaO, ये इसका एग्जाम्पल थोड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, ये और किसी का नहीं है, उसी का है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, ऊपर 1 में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है। पहला तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसका निर्माण होता है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। चलो ठीक है, ये सब तो अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं दिख रहा है क्या। ये तो अपन ने वो पढ़ा था, जल में क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, विद्युत वियोजन होता है। ध्यान है, जल के टुकड़े हुए थे H2 और O2, टुकड़े हो रहे, क्या हो रहा है, विद्युत वियोजन है ना, विद्युत अपघटन। ठीक है, याद रखना ये सब। और ये एक पढ़ा था, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्या याद आया, कब, वो तुम्हारे तेज वाला व्यक्ति कमजोर वाले को हटा रहा था, याद आ रहा, CuSO4, Cu को हटाया था, ध्यान है, और रंग क्या था, नीला था, और क्या हो गया था, भूरा हो गया था। पढ़ लो वापस एक बार। लोहे की कील में कॉपर सल्फेट को डुबाया जाता है और क्या होता है, ये कॉपर को वहां पे क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहे का सल्फेट बन जाता है। ध्यान है, Fe से अभिक्रिया होती है, मैंने बोला था, Fe Cu को लात मार के भगा देता है और Cu अलग हो जाता है बेचारा, SO4 इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें, रंग बदल जाता है उसका। ठीक है, चलो इस कारण उसका रंग बदल जाता है। और इसमें क्या है, द्वितीय विस्थापन तो तुमको याद हो गया, आदान प्रदान, ठीक है, याद रखना। और इसके अंदर ऐसी कोई चीजें बच रही है क्या, मैं वो देख रहा हूं। MCQ वगैरह तो चलो तुम पढ़ ही लोगे इसमें, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, है ना, मेरे हिसाब से तो ये पढ़ लोगे। हाँ, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है इसमें, बी और डी आंसर हो रहा है ना, देख लो कैसे हो रहा है वो, PbO + C 2Pb, क्या हो रहा है इसमें, सीसा अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, O2 आ रही है, O आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और कार्बन अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को दे रहा है। ठीक है, समझ में आया, अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को वो दे रहा है। ठीक है, हाश हो रहा है उसका। ठीक है, अपचयन क्या होता था, ऑक्सीजन का हाश होता था ना, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है तो क्या हो जाएगा, उपचयन। उपचयन मतलब उपचयित। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद आना चाहिए, MCQ है ना। ये तो बताइए, है ना, ये तो रट गया तुमको। L2 देखो, Fe तुम्हारे वाला तेज पड़ रहा था ना, तो Fe से भी तेज आ गया कौन, एल्यूमिनियम, अधिक क्रियाशील आ गया, उससे भी तेज बंदा आ गया। तो Al ने इस बार किसको लात मार दी, Fe को लात मार दी, और Al किससे जुड़ गया, O के साथ, L जुड़ गया O के साथ और Fe हो गया अलग। तो अलग होने पे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ब्रेकअप अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। हाँ हाँ सर, चलो ठीक है। इसके अलावा मेरे को ऐसा इसमें और कोई लग तो नहीं रहा है, वैसे बाकी सारी चीजें तो अपन पढ़ेंगे। मैंने इसलिए खोल दिया, मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन हो तो हाथों हाथ हो जाता है, तुम क्या इसमें पढ़ लेते हो, बाद में अलग से तो तुमने पढ़ा ही है, होशियार बच्चे हो मेरे। ऊष्माक्षेपी, और ये भी अपन ने पढ़ लिया था, है ना, ये पढ़ लिया था अपन ने। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, एक ये पढ़ लेते हैं, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में क्या होती है, निरंतर ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो इस कारण क्या हो जाता है कि भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के कारण ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। इस कारण वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है और वो
श्वसन को भी क्या कहता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वियोजन अभिक्रिया, ये सब तो तुमको याद हो गया, वैसे क्वेश्चन आंसर साथ में करवा रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। कोई नहीं करवाएगा, ये क्वेश्चन तो अपने पढ़ लिया, कुछ बच रहा है तो मैं करवा दो, है ना। एक आवश्यक मैंने बोला था, ये याद कर लेते यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये बता देता हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है? जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया में देख लो, एग्जांपल देख लो, बोरियम क्लोराइड BaCl2 मिलकर किसका अभिक्रिया कर रहा है? पोटेशियम सल्फेट के साथ, ठीक है। क्या कह रहा हूं? अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट जो है वो सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए वो क्या करता है? एक अवक्षेप अभिक्रिया है। अभिक्रिया याद रखनी पड़ेगी, जब भी एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो, क्या कहलाएगा? अवक्षेपण या अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है। BaCl2 प्लस K2SO4, क्या हो रहा है? Ba के साथ चला गया SO4, और ये K2Cl का चले गए एक साथ। सर ये तो आदान प्रदान हो रहा है, हाँ द्विविस्थापन वाला ही है, पर याद रखना पड़ेगा इसके अंदर क्या हो रहा है? अवक्षेप का एक निर्माण हो रहा है, ठीक है, बाकी सेम है, ठीक है। चलो, और इसके अंदर कुछ काम का, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था इसमें, ये सब तो पढ़ लिया था अपन ने। चलो, और इसमें कुछ बताओ बच्चों, है ना। ये क्या क्वेश्चन है? भूरे रंग चमकदार एक वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो उस यौगिक का नाम कॉपर है, काले रंग। ये याद रखो, तीसरे चैप्टर में आएगा, वैसे भी तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन, फिर भी देख लो। एक भूरे रंग का तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने में क्या हो जाता है? काला हो जाता है, उसका क्या नाम है? कॉपर। कॉपर को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। और इसमें कुछ है तो नहीं, कोई पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, CuO प्लस O2 CuO, ठीक है, वो बता रखा है, गर्म करने पे निर्माण हो जाता है उसका, Cu प्लस O2। लोहे की वस्तुओं का हम कलर क्यों करते हैं? हमें लास्ट में पढ़ा था, संक्षारण कलर करना पड़ता, तभी वो संसारित नहीं होती है। संसारण क्या? लोहे की वस्तुओं में वस्तुओं का क्षय होता है, इस कारण उससे बचने के लिए कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, और इससे क्या होता है? वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे अभिक्रिया कर क्या करता है? तेल वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो विकृत कर दिए जाते हैं, और नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन की जगह क्या करना था? नाइट्रोजन का उपयोग करना था, क्यों? क्योंकि वो आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाते, इसलिए उसमें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। ये लास्ट दो टॉपिक हो गए थे, और हो गया, एंड हो गया। चलो, समझ में आ गया बच्चों? चलो, इस तरीके से चैप्टर 1 होता है हमारा समाप्त। केवल क्या बच रहा है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम तो बेफिक्र रहो, ठीक है। चैप्टर 1 में सारी चीजें कर लिए, क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के हमने देख लिए, जो इंपॉर्टेंट था मैंने करा लिया, बाकी सारी चीजें टॉपिक के अंदर ही कवर थी, ठीक है। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 2, अम्ल और क्षार, ठीक है। विज्ञान अब हो जाएगी आपके लिए इजी, क्योंकि आ गया है कौन? जीनियस क्लासेस उदयपुर। चलो बच्चों, ओके।